नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश के सबसे ऊंचे संवैधानिक पदों में से एक अचानक उसका इस्तीफा हो जाता है, वो भी ऐसे वक्त में जब कार्यकाल पूरा ना हुआ हो, ना ही कोई आधिकारिक टकराव सामने आया हो, ना ही कोई आधिकारिक रीजन सामने आया हो। तो सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला था या इसके पीछे कोई दबाव, कोई नाराजगी, कोई अंदरूनी साजिश या फिर कुछ और। कहीं ऐसा तो नहीं कि संवैधानिक मर्यादाओं को निभाना अब सत्ता के लिए असहज हो गया था? क्या अब लोकतंत्र में विरोध और नियमों के पालन को भी अपराध की तरह देखा जा रहा है? इसको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन अब सामने आया है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के। और अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जो जगदीप धनखड़ ने किया वो सही था, या फिर जिस तरीके से उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी उसको जगदीप धनखड़ ने नहीं माना, क्या यही उनके इस्तीफे की वजह बन गई? इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या फैसला भी सत्ता करेगी कि कौन सा प्रस्ताव सुना जाए, कौन सा नहीं सुना जाए। क्या अब हर संवैधानिक पद भी सत्ता की मर्जी से चलेगा? इसको लेकर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जगदीप धनखड़ को लेकर के जो लगातार अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, जो उन्होंने इस्तीफा दिया और अचानक इस्तीफे के बाद जो हलचल मची, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने इस्तीफा दिया, इसको लेकर के अलग अलग थ्योरीज रोज सामने आ रही हैं। और अब एक और खबर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को लेकर के सामने आ रही है। वो है कि इस्तीफे से पहले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने जगदीप धनखड़ से संपर्क साधा था। इसको लेकर के जो खबर है पहले मैं वो दिखा देती हूँ। की खबर है कि जब मोदी सरकार की कद्दावर मंत्री ने जगदीप धनखड़ को लगाया फोन, इसके इस्तीफे के पहले क्या कुछ हुआ था, इसको लेकर के जो खबर निकलकर सामने आ रही है सर, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार ये फोन लगाया क्यों गया था। तो ये खबर मैं दिखा देती हूँ, न्यूज 18 की है। लिखा है कि खबर के मुताबिक हेल्थ मिनिस्टर और राज्यसभा सदस्य जेपी नड्डा और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की थी। जगदीप धनखड़ को ये फोन तब आया जब उन्होंने राज्यसभा में 63 सदस्यों के साइन किए गए जस्टिस वर्मा वाले महाभियोग नोटिस के बारे में बात की थी। बात बता दें कि सोमवार की रात जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। आगे लिखा हुआ है खबर के मुताबिक किरण रिजिजू ने जगदीप धनखड़ से कहा था कि लोकसभा में महाभियोग पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया होती है। उन्होंने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। ये भी संकेत दिया कि जो है प्रधानमंत्री इस अचानक हुए घटनाक्रम से खुश नहीं है। लेकिन जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया कि वो सदन के नियमों के अनुसार ही काम कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद ही जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने सोमवार शाम 4:30 बजे होने वाली दूसरी बीएससी की बैठक में शामिल न होने का फैसला किया। और फिर जगदीप धनखड़ और केंद्रीय मंत्री के बीच ये बातचीत सोमवार दोपहर 12:30 बजे राज्यसभा की पहली बीएससी की बैठक के बाद हुई थी। आगे इस खबर में बताया गया कि इस बीएससी वाली बैठक की अध्यक्षता जगदीप धनखड़ कर रहे थे। शाम वाली बैठक में काफी समय तक वो जेपी नड्डा और रिजिजू का इंतजार करते रहे, मगर वो नहीं आए। इसके बाद ही जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तो ये पूरी जो कहानी है वो इस समय तमाम मीडिया चैनल्स में दिखाई जा रही है, तमाम वेबसाइट्स में छापी जा रही है कि सरकार को जब पता चला कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव को धनखड़ ने स्वीकार कर लिया है, तब उनसे संपर्क साधा गया और उन्हें बताया गया कि इस कदम से उनके प्रधानमंत्री बिल्कुल नाखुश है। मगर जगदीप धनखड़ ने जवाब दिया कि वो सदन के नियमों के मुताबिक ही काम कर रहे हैं। इस बातचीत के बाद ही जो है मीटिंग नहीं अटेंड की उनकी दोनों मंत्रियों ने, और फिर जगदीप धनखड़ इंतजार करते रहे और इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। तो क्या सर वाकई में जगदीप धनखड़ का सिर्फ इतना अपराध था कि उन्होंने विपक्ष का एक संवैधानिक प्रस्ताव नियमों के तहत स्वीकार कर लिया? क्या भारत में संविधान की सत्ता जो है, संविधान भी सत्ता की मर्जी से ही चलेगा? जो सरकार के खिलाफ जाएगा क्या उसकी कुर्सी सुरक्षित नहीं रहेगी? अच्छा निधि, एक चीज ये बताओ, संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मोदी जी बड़े हैं कि धनखड़ साहब बड़े थे? पद के हिसाब से स्पीकर क्लास का टीचर है। क्लास के अंदर चाहे उसका स्टूडेंट जो है आईएएस का बेटा हो या आईएएस भी बैठा हो, और मेरे साथ ये अनुभव हुआ, मैंने आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स को पढ़ाया, बड़े उच्च स्तर के लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, इस टाइप के ऑफिसर्स को पढ़ाया। और बड़ा मजाक की स्थिति होती थी, जब मैं क्लास में आता था वो सब खड़े हो जाते थे और मुझे सर कह के संबोधित करते थे। जब क्लास के बाहर हम जाते थे, हम उन्हें सर कह के संबोधित करते थे, क्योंकि क्लास की मर्यादा है। आई वॉज ए टीचर। आप किसी आर्मी ऑफिसर से पूछिए जब वो ट्रेनिंग में जाता है, आप किसी एनडीए आईएमए वाले से पूछिए जब वो ट्रेनिंग में जाता है ना, तो सूबेदार, मेजर, बहुत जूनियर ऑफिसर,
उसको ऐसे डपटता है कि बेटा तुम्हें मेरे को सिखाने के, आई एम योर टीचर, यू हैव टू ओबे मी। अब बताइए, संविधान के अनुसार जो स्पीकर है वो सर्वोपरि है, ना प्रधानमंत्री उनके सामने कोई हैसियत रखते हैं और ना नेता विपक्ष कोई रखते हैं, सब उनके आदेशों के अधीन है। जब नड्डा साहब ने वहां कहा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली व्हाट आई से विल गो ऑन रिकॉर्ड, नॉट व्हाट यू से विल गो ऑन रिकॉर्ड, ये अपने अधिकृत जो उनका अधिकार था उसका हनन किया। उनसे रेजिग्नेशन क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने सदन की मर्यादाओं का हनन किया, धनखड़ साहब की नहीं, सदन की मर्यादाओं का हनन किया। उनको किसने अधिकार दिया है कौन सी चीज रिकॉर्ड में जाएगी, कौन सी चीज रिकॉर्ड में नहीं जाएगी? और अगर इतने सीनियर मंत्री को और बीजेपी के प्रेसिडेंट को बात नहीं पता है तो उनको निकाल देना चाहिए था। तो जहां धनखड़ साहब का प्रश्न है, जब तक उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, ही वॉज द सीनियर। जो सीनियर है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, देखिए जो सीनियर है वो सीनियर है। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी या मेडिकल कॉलेज में भी आप पूछ लीजिएगा, वहां पे हमारे 2 साल सीनियर भी अगर कोई लंच कहीं होटल में खाते हुए मिल जाते थे और हमारा केवल ये था कि सर गुड मॉर्निंग सर करना था, फिर खाने का बिल वही देते थे। तो कई बार हम लोग मनाते थे यार हमारे जूनियर ना जाए, खाने का बिल हमको देना पड़ेगा, क्योंकि वो मर्यादाएं हैं। ही वॉज ए सीनियर पर्सन देयर। इस समय उनकी अथॉरिटी थी, सदन के बाहर प्रधानमंत्री की अथॉरिटी है, सदन के अंदर सभापति से बड़ा कोई नहीं है। तो ये मर्यादाओं का हनन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रुष्ट होने का मतलब जो आपसे ऊपर बैठा हुआ है, अपने पिता से आप रुष्ट हो रहे हैं, अपने पितामह से आप रुष्ट हो रहे हैं, जिसका अधिकार आपको नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं और इसमें तो कोई संशय नहीं है कि अब ये हेल्थ रीजंस तो बिल्कुल नहीं थे। अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा होना होता तो सत्र से पहले हो जाता या सुबह हो जाता, लेकिन रात को 9 बजे इस्तीफा सौंपना और फिर स्वास्थ्य कारण बताना, ये तो किसी को भी समझ नहीं आया। और अगर इतनी ही तबीयत खराब थी उनकी तो फिर धनखड़ साहब से कोई मिलने क्यों नहीं गया? तो ये संदेश तो साफ है कि बात कुछ और थी। लेकिन क्या सर उपराष्ट्रपति जैसे ऊंचे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति पर भी सरकार दबाव बना रही है, तो फिर लोकतंत्र की स्वतंत्रता कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और देखिए जिस प्रकार से अमर्यादित, देखिए एक चीज होती है मर्यादाओं का पालन करो। देखो मैं किसी से बहुत ज्यादा नाराज हूं, बिल्कुल सही है, मेरा अधिकार है नाराज होने का। वो मुझसे बहुत नाराज है, बिल्कुल अधिकार है। लेकिन देखिए, और आपको भी पता होगा, आपके भी वही संस्कार हैं जो मेरे संस्कार हैं। जो आदमी मेरा दुश्मन है, अगर वो मेरे घर में आ जाता है, क्योंकि वो अतिथि है, अतिथि देवो भव, हम उसका सम्मान करते हैं, कहते हैं हम आपकी विचारधारा। बहुत सारे हमारे मित्र ऐसे हैं जो आरएसएस और शाखा के हैं, डंडा लेके हाफ पैंट पहन के जाते हैं, हमारी विचारधारा उनसे मिल नहीं खाती, लेकिन इज्जत करते हैं। अब इज्जत होनी बंद हो गई, वो हमारी नहीं करते, वो हमें गालियां देते हैं, देश विरोधी कहते हैं और मुस्लिम परस्त कहते हैं, लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम उस मर्यादाओं से बंधे हुए हैं कि भैया ये हमारे देश के नागरिक हैं और इनका सम्मान करना, कोई बाहर से आए उसका सम्मान करना। संवैधानिक पद से कोई आदमी अगर रिजाइन करता है तो बेसिक कर्टिसीज हैं, बेसिक कर्टिसी के हिसाब से गुलदस्ते लेके सारे मंत्रियों को जाना चाहिए था, उनका कुशल क्षेम पूछना चाहिए था और उनको सम्मान देना चाहिए था, और टीवी में दिखाया जाना चाहिए था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई द्वेष नहीं था उनसे। लेकिन सिद्ध क्या हो रहा है निधि, क्या सिद्ध हो रहा है? सिद्ध ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको दुत्कार रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने किसानों की बात कर ली थी। अरे किसानों की बात अगर सतपाल मलिक करते हैं तो वो बेचारे मृत्युशैया पे चले जाते हैं, अगर धनखड़ साहब करते हैं तो उनको बिल्कुल अपमानित करें। अरे बेसिक कर्टिसीज का पालन करिए। जब बिरयानी खाने आप पाकिस्तान जा सकते हैं, जब नवाज शरीफ को अपने देश में बुला सकते हैं, जब चीनी राष्ट्रपति को झूला झूला सकते हैं, उनको चाय पिला सकते हैं, तो ये तो आपके 3 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, आपके सभापति रहे, इनको कम से कम आप मन से उनसे नाराज हो जाइए। जैसे एक बार मोदी जी ने कहा था, वो जो भोपाल की तत्कालीन सांसद थी, मैं दिल से तुमसे खुश नहीं हूं, दिल से नाराज हूं। दिल से नाराज होते रहते, लेकिन कम से कम मर्यादाओं का पालन करते, वरना क्या होगा जब सत्ता बदलेगी। उसके आगे मैं नहीं कहूंगा, आपके दर्शक श्रोता समझ सकते हैं। इसका मतलब यह है मर्यादाओं का पालन सबको करना चाहिए। आप फूल दीजिए, गुलदस्ता दीजिए और राजनीति जो करनी है करते रहिए, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिए। और अगर आप उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, देखिए हम लोग भी बड़ा केयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का, हम कोशिश करते हैं कोई शब्द उनके खिलाफ ना निकल जाए।
बाकी हम एक दूसरे का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे पद हैं जिनका सम्मान हमें कर, हाँ चुनाव आयोग का हम नहीं करते सम्मान, क्योंकि चुनाव आयोग से जो अपेक्षित था वो नहीं कर रहा है, देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहा है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। संवैधानिक पद है, बिल्कुल सही बात है, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का अपमान नहीं करेंगे, लेकिन जो उनसे अपेक्षित है वो नहीं कर रहे, इसलिए उनका सम्मान नहीं कर रहे। अभी जब वो रिटायर हो जाएंगे या जेल चले जाएंगे, फिर उसके बाद जाके हमारा उनसे सारी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सर, लेकिन एक और थ्योरी सामने आ रही है कि जिस तरीके से धनखड़ को बेइज्जत करने के लिए एक तरह से कई सारी खबरें आप देख रहे होंगे कि चल रही हैं सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के रवीश कुमार ने एक ट्वीट किया है। मैं उनका ट्वीट दिखाना चाहूंगी और वो कह रहे हैं कि आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, क्या आप अपने घर में बने दफ्तर का फोटो ट्वीट कर सकते हैं? इंडिया टीवी कह रहा है कि आपका दफ्तर सील हो गया है और पीआईबी इसे फेक न्यूज बता रहा है। जरा झांक कर देखिए और बताइए कि ये सही बात है या फिर नहीं। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आजादी है या आपको लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो कोई आएगा नहीं? आपने इस्तीफा क्यों दिया है? किस गोदी चैनल ने सही और सटीक जानकारी दी है? क्या आप देखकर बता सकते हैं? फिलहाल 3 ही प्रश्न है। आपकी गरिमा बोलने से निखरती है, चुप रहने से नहीं, तो बोल दीजिए सर। अब यहाँ पर जो सील होने की खबरें सर सामने आ रही है कि उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है, उनके घर को खाली कराने की नोटिस जारी है, तमाम चीजें, तमाम खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि इन सारी चीजों पर चुप्पी कब तोड़ेंगे धनखड़ जी, और आखिरकार बोल क्यों नहीं रहे? इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, अब तो वो किसी पद पर भी नहीं है। इमरजेंसी से बुरी हालत है, जो 74 76 में इमरजेंसी लगी थी उससे ज्यादा बुरी हालत है। सतपाल मलिक के बातों का जवाब नहीं दिया कि आरडीएक्स कैसे आया, 15 दिन गाड़ी वहां घूमती रही। ये पुलवामा पहलगांव के अंदर जवाब नहीं दिया कि आतंकवादी कैसे मार के निकल गए और उसके बाद कहां गए, कौन लील गया, किस ट्रेन को पकड़ के वो नागपुर या अहमदाबाद चले गए। ये कोई जवाब हमको नहीं मिल रहा है। धनखड़ साहब को जो अब भाई ये अफवाहें उड़ रही हैं कि उनको सील कर दिया, उनके घर को, उनका आना जाना बंद कर दिया है, उनको नजरबंद कर दिया है, जैसे वहां पे कश्मीर के अंदर कर, अफवाहें उड़ रही हैं। मैं इसको सर्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये तानाशाही की पराकाष्ठा है। इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ था। अरे हम तो छात्र थे, खुलेआम नारे लगाते थे, गांव गांव जाके इंदिरा जी के और इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट चलाते थे। कुछ लोग गए थे जेल राजनीतिक, और उसमें भी आधे आरएसएस बीजेपी वाले तो माफी मांग के निकल आए थे 2-3 महीने के अंदर। कुछ ही लोग तो जो 18 महीने रहे थे। और जब ये लिस्ट प्रकाशित होगी कौन कौन माफी लेके आया था, उसमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग मिलेंगे। तो धनखड़ साहब को बोलने दिया जाए, जसोदा में इनको बोलने देते हैं क्या? अरे यार, जब बिल्कुल पूरा पुलिस जाके वो अपनी सास की उसमें जाना चाह रही थी, उसमें उन्हें नहीं जाने दिया गया। लेकिन अब मुश्किल यह है ना, हमारे देश के अंदर प्रजाति अब कम हो रही है, थोड़ी नगण्य हो रही है, ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अभी वो प्रजाति बाकी है जिसे तानाशाही का अभी आनंद आ रहा है, लेकिन तानाशाही को वो भी नहीं झेल पाएंगे।